हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर से हम करने वाले हैं DSSB के 28 जुलाई 2025 में आए हुए पीजीटी कॉमर्स के कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे अभी आपके 25 सितंबर 2025 में होने वाले पेपर के लिए। 50 तक हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB पीजीटी कॉमर्स पीवाईक्यू के नाम से, आप वहां पर देख सकते हैं। और भी हमने पहले 2018-2019 में जो पेपर हुए थे उसके भी पीवाईक्यू डिस्कस करे हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम 50 से आगे, मतलब 51 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है। जो जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो वो ये सब देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन पेज पर, जहाँ हम शुरू करेंगे 51 से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज मोस्ट स्पेसिफिक टू जीडीआर एडीआर होल्डर कंपेयर टू डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टर। अब देखिए, एक हम यहाँ बात करें इन्वेस्टमेंट की। जब ए व्यक्ति है, इंडिया में रहता है, इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है, और दूसरा कंडीशन है कि वो यूएस में इन्वेस्ट करता है, और तीसरी कंडीशन है वो किसी भी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो कोई उसे दिक्कत ऐसी है नहीं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया में डिस्कस करता है, इन्वेस्ट कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पर जो जीडीआर और एडीआर है वो यूएस और अदर कंट्री से रिलेटेड है, उसका डिस्कशन करते हैं। आपका जो जीडीआर है वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट होता है, और एडीआर है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट होता है। तो जो एडीआर है आपका जीडीआर यूएस से रिलेटेड है, और अदर कंट्रीज के लिए जीडीआर। जब एक व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन है ना, वो आपका यूएस या अदर कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, यूएस में इन्वेस्ट करें तो वो क्या करेगा, वहाँ डिपॉजिटरी बैंक होते हैं, है ना। सब जगह डिपॉजिटरी बैंक होते हैं, क्योंकि करेंसी का दिक्कत होता है। तो डिपॉजिटरी बैंक होते हैं, तो वो वहां से एडीआर इशू करा लेते हैं डिपॉजिटरी बैंक से, फिर ये लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो या फिर आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जब आप फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिस्क रहता है, क्या रिस्क रहता है। तो आपको पता है, जब हम फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे तो करेंसी सेम नहीं है, करेंसी का फ्लक्चुएशन होता रहता है, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क रहता है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसके लिए ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन भी मैंने रखा हुआ है। एडीआर जीडीआर जो पहली बार सुन रहे हैं इनका नाम, देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, इसका क्या पर्पज होता है। यूएस में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो शेयर्स, फॉरेन कंपनी में जो शेयर्स खरीदते हैं, तो वो जो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में मतलब करना चाहते हैं, वो उनके लिए होता है एडीआर। इशूड बाय, कौन इशू करता है, यूएस बैंक, एंड डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर में होगा वो एडीआर पे जो वैल्यू लिखी होगी एडीआर पर, वो यूएस डॉलर में लिखी होगी, ठीक है। ट्रेड ट्रेडेड ऑन अमेरिकन, और इसको एडीआर को आप कहाँ कराएंगे, ट्रेडिंग अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसे ही किसी और कंट्री के लिए तो आपको जीडीआर इशू कराना पड़ता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52, which what is the primary reason for converting some public enterprises into companies? पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब जहां पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है तो सोशल वेलफेयर वहां ज्यादा है, और क्या, प्रॉफिट की बात करें तो कम है, सोशल वेलफेयर पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। उसको आपने कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना। प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब इसको पब्लिक एंटरप्राइजेस को आपने कंपनी में कन्वर्ट करा है, तो क्या रीजन रहा होगा। तो इन्हें पढ़ लेते हैं पॉइंट्स को। टू एंश्योर दैट दे आर ऑपरेट एज एनपीओ, जब कंपनीज में कन्वर्ट करेंगे तो एनपीओ की तरह वर्क करेगा, नहीं। एनपीओ कंपनीज एक्ट में, यहाँ कंपनीज जो होती है प्रॉफिट पर ध्यान देती है, तो वो एनपीओ नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर, कंपनी में ट्रांसफर दिया, वैसे ही प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और कंपटीशन को रिड्यूस करेगा, कंपटीशन को रिड्यूस नहीं करेगा। जब कंपनी कोई खुलती है तो वो कंपटीशन को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। टू अलाउ देम टू ऑपरेट इन इंटरनेशनल मार्केट एंड रेज कैपिटल मोर फ्रीली, तो उनको लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना, इस तरीके से ये वाला है जो आपको एलपीजी की याद दिलाएगा बार बार, जो कि 1991 की पॉलिसी थी। टू अलाउ देम टू इंटरनेशनल मार्केट में जाए वो कंपनी, और मोर फ्रीली कैपिटल रेज करे, तो ये एक अच्छा रीजन हो सकता है। टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से बचाने के लिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इनकम टैक्स से बचाने के लिए कंपनीज नहीं खुलती है, वहाँ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन बिजनेस कस्टमर सर्विस। एआई इन बिजनेस कस्टमर सर्विस में एआई का यूज कर रहे हैं आप, तो प्राइमरली क्या एम होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन पढ़े ही समझ सकते हैं। देखिए, रिड्यूस एम्प्लॉय सैलरी, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, सैलरी हम एम्प्लॉय घटाना चाहते हैं। एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड एलिमिनेट हो जाए। जरूरत ये भी है, लेकिन इनमें से आपको सबसे अच्छा कुछ चुनना होगा। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब चीजें। पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू डेटा ड्रिवन इनसाइट, तो ये करेक्ट आंसर है, जो कस्टमर से रिलेटेड है, जो कस्टमर को फायदा दे रहा है ना, तो उसको आप पे फोकस करना है। मिनिमाइज सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ तो सर्वर की कॉस्ट मिनिमाइज क्यों होगी? जब एआई ही हम एक तरीके से आप इंटरनेट का ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मिनिमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कस्टमर सर्विस को, एक्सपीरियंस को और बढ़िया करने के लिए ये सब करते हैं। Depreciation is defined as the systematic allocation of the depreciation amount of an asset over its useful life। मतलब ये डेफिनेशन दी हुई है डेप्रिसिएशन की, और ये किसके अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन है? तो ये डेप्रिसिएशन आता है आपको शेड्यूल सेकंड में, शेड्यूल सेकंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। टोटल आपके 7 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट में टोटल 7 शेड्यूल होते हैं। उनके बारे में अगले पेज पे हम देख लेंगे, मैंने लिख के रखा हुआ है, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास लिखित में नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से डेफिनेशन भी एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी आ सकता है कि शेड्यूल सेकंड में डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कौन सी है। तो क्या है? द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, सारे शेड्यूल्स के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में बात करता है, सेक्शन 4 एंड 5 होगा। डेप्रिसिएशन शेड्यूल सेकंड है, सेक्शन 123। शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सेक्शन 129। शेड्यूल फोर्थ आपका कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन है 149(8). फिफ्थ आपका अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, सेक्शन 196 एंड 197 इसमें आएगा। सेक्शन 6 में आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेक्शन 55 एंड 186। और ये आपका 7 जो है शेड्यूल 7 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की बात करता है, जिसे हम यूजीसी में भी पढ़ते हैं। यूजीसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेक्शन है 135। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not typically associated with the consequences of liberalization in India? Not, liberalization से रिलेट नहीं कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट है, तो देख लेते हैं। रिड्यूस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन फर्म्स, मतलब इंडिया लिबरलाइजेशन इसलिए हुआ, लिबरलाइजेशन मतलब रोका टोकी या लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज वगैरह को कम किया था इंडियन कंपनीज पे, तो वो ग्लोबल कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसे रिड्यूस करने के लिए था, उसे तो इंक्रीज करने के लिए था, कॉम्पिटिटिव को इंक्रीज करना था। ठीक है, तो नॉट इसी से ये रिलेट कर सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, तो हाँ, ये तो अच्छा है कि लिबरलाइजेशन, और जहां भी लिखा हूं ना आप एलपीजी को ध्यान कर लीजिए, तो फॉरेन कैपिटल आए, तो ये तो ट्रू है। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़े, मतलब हर सेक्टर में बढ़े। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में लिबरलाइजेशन होगा, तो मिडिल क्लास भी कुछ बिजनेस करने का सोचेगा, एंड कस्टमर के लिए मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि वो इंटरनेशनली भी देख सकता है, और ज्यादा मेंबर, ज्यादा बिजनेसमैन होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा कॉस्ट पे काम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो पॉजिटिव है, लिबरलाइजेशन से रिलेट करती हैं, लेकिन कंपटीशन को रिड्यूस करना नहीं, कंपटीशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A person who behaves in public in a such a fashion to give an impression that he is one of the partner। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, उसका कोई मेंबर है ए और कोई व्यक्ति है बी, जो किसी कंपनी का मेंबर हो या नो हमें नहीं पता, सिर्फ बी पर्सन हम उसे मान लेते हैं। अब ये पर्सन पब्लिक में इस तरीके से बिहेव कर रहा है और जताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस कंपनी का मेंबर है, तो ये क्या कहा जाए, इसको क्या कहेंगे? इस बी को कहेंगे पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। लेकिन जब किसी कंपनी का पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा है कि जी वो जो सलमान खान है ना, वो हमारे कंपनी के मेंबर है, ए बिहेव कर रहा है और सलमान खान उसको रोक भी नहीं रहे हैं या कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो वहां पर सलमान खान क्या हो जाएंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में
दिया हुआ है एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The principle that assume a business will continue to operate indefinitely is known as। हमारा जो बिजनेस है वो कितने टाइम के लिए चलने वाला है, इंडेफिनिट टाइम के लिए चलने वाला है, तो हम कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में तो है सारी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंटिटी से सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह करके होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल मतलब एक इसमें मान सकते हैं कि 1 साल का जो टाइम होता है ना, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और फोर्थ है गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग माने चलता जाएगा चलता जाएगा, उसका मतलब ये इंडेफिनिट से रिलेटेड है, तो ये इसका फोर्थ आंसर है। हम गोइंग कंसर्न के प्रिंसिपल पे मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो जो कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनिटली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायनामिक रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है किस किस को इंक्लूड करता है? एक्सेप्ट, मतलब नॉट इंक्लूड इन पब्लिक सेक्टर रोल, ऐसा हमें ढूंढना है। देखिए पहला पढ़ते हैं, सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थ्रू लिंकेज। हाँ, वो सपोर्ट करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक है। प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पब्लिक सेक्टर का काम है प्रोवाइड करना पब्लिक को। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? रोड हो गया, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी बिल्डिंग हो गई, है ना, उसको ठीक ठाक खुलिए में रखना। स्कूल हो गए गवर्नमेंट वाले, इनकी जो बिल्डिंग्स है उनको ठीक रखना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फोर्थ क्या है? एंश्योरिंग मोनोपोली प्राइसिंग पावर इन द की मार्केट, मतलब मेन मार्केट्स में मोनोपोली करा दो। मोनोपोली क्या है? सिर्फ एक सेलर, और कोई सेलर आ ही नहीं सकता, जो ये जितने भी रेट पे बेचेगा, कोई चीज 100 रुपए की बेचे चाहे 200 रुपए की बेचे, लोगों को खरीदनी पड़ेगी, कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऐसा पब्लिक सेक्टर नहीं करती है, ये गलत है, क्योंकि पब्लिक मोनोपोली में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, और पब्लिक सेक्टर आपका सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेक्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं। डिवेंचर्स आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कौन से सेक्शन में डिवेंचर आएंगे? तो सेक्शन है 230। बाकी के लिए और भी मैंने कुछ सेक्शन से रिलेटेड डिस्कस करे हैं जो यहाँ पर दिए हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन चलते हैं, कुछ लिखे हैं। देखिए सेक्शन 3 आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेट करता है। 210 जो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड से रिलेट करता है। एंड सेक्शन 2 जो है वो कंपनीज एक्ट सर्व एज अ प्राइमरी डेफिनेशन सेक्शन कंटेनिंग क्लॉज दैट define various terms and expressions used throughout the act such as company, private company, foreign company, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ऐसी जो भी सेक्शन आपको मिलता है उसे नोट डाउन करते चलिए। in accounting of NPO organization, which of the following is true about receipt and payment? आपका रिसिट एंड पेमेंट बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दो चीजें बनती है ना, जब हम एनपीओ करते हैं रिसिट एंड पेमेंट बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। तो रिसिट एंड पेमेंट में आप सब कुछ लिख लेते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर है और चाहे आपका रिवेन्यू नेचर है, ठीक है। तो इसमें देखिए इट इंक्लूड ओनली रिवेन्यू, नहीं, दोनों को इंक्लूड करता है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। इट फॉलो एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल भी नहीं है, किसी भी साल से रिलेटेड हो उसको इंक्लूड कर लेता है। एक्यूरल का बेसिस तो ये है कि इसी साल से रिलेटेड होना चाहिए, ये सबको इंक्लूड करता है। इट इज लाइक अ कैश बुक समराइजिंग ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, तो ये वाला करेक्ट है। और रेसिट एंड पेमेंट में सारे बस कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है सब लिखा है, चाहे वो पिछले साल का हो, इस साल का हो, सब। फिर उसमें से हम छांट के लिखते हैं जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में आता है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। इट इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ऐसा अभी इसको नहीं रख सकते, ठीक है। कैश बुक वाला सबसे सही है। इसका नेक्स्ट पे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज कैश बेसिस समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू, सबको इंक्लूड करता है। और जो दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो समरी ऑफ ऑल, उसमें सिर्फ आप रिवेन्यू नेचर के चीजों को देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। एनपीओ के केस में ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस पे आपको क्या है? रिवेन्यू, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, रिसिट एंड पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रेजिंग नीडेड फंड थ्रू बोरोइंग टू इंक्रीज अ फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न, फर्म के रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करने के लिए हम बोरोइंग कर रहे हैं। बोरोइंग माने डेट हो गया, उधार हो गया,
डेट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है लिवरेज, है ना, फाइनेंशियल लिवरेज की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि जब डेट की बात होती है, पैसे उठाने की बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे एक्यूरेट वर्ड ये लिवरेज रहेगा, जो डिटर प्रेसबी ने भी करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, which of the following does not fall under the definition of misleading advertisement? ध्यान दीजिएगा, misleading advertisement in relation to any product or service। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में नहीं आएगा इन चारों ऑप्शन में से। चारों ऑप्शन अगर आप पहली बार में पढ़ेंगे तो आपको चारों के चारों लगेंगे ये तो सारे ही है, लेकिन फिर भी इनमें से एक चूज करना है, तो आप हम थोड़ा नीचे से पढ़ लेते हैं। देखिए, giving a false guarantee is likely to mislead to the nature, substance, quantity और quality to such, मतलब false guarantee दी है, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, क्वांटिटी क्वालिटी से रिलेटेड हो, तो ये आपका मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आएगा, तो ये आएगा। falsely describe such product और सर्विस, falsely describe करा है तो ये भी आएगा। deliberately conceal, जानबूझ के कोई चीज छिपाई है इंफॉर्मेशन, ये भी आएगी मिसलीडिंग में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ क्लीन प्रोडक्ट, साफ प्रोडक्ट दिखाया जो कि पैक्ड नहीं था उस वक्त हमें दिखाया, एंड शिप्ड रेदर द वन हैविंग डिफेक्ट, जबकि शिप कर दिया जबकि एक में डिफेक्ट था, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट तो किया था जबकि पैक नहीं था। तो इसको आप डिटर प्लस बी ने भी इसे करेक्ट माना। वैसे तो मुझे ये स्टेटमेंट भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट भी थोड़ा क्लियर नहीं है ना, तो इसमें अभी फर्स्ट को ही करेक्ट मान लेंगे। Which of the following is not considered a direct form of equity share issued by company? इक्विटी शेयर के फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, और जो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इक्विटी शेयर में आप राइट शेयर इंक्लूड कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी कर सकते हैं, बोनस कर सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को इंक्लूड नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर का ये फॉर्म नहीं है, ये इसके तीनों फॉर्म है। अब इन तीनों फॉर्म का क्या है, क्या है ये वर्ड्स अक्सर आपने जब कोई एग्जाम देने गए होंगे या कोई तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा। अब राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर क्या होते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जब हम एक कोई न्यू ऑफरिंग करते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका देते हैं परचेज करने का कुछ डिस्काउंट प्राइस पे, तो उससे कहते हैं राइट शेयर्स, वो खरीद लेते हैं तो वो राइट शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, दी शेयर्स आर इशू टू द एम्प्लॉय, मतलब हमने अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर वगैरह को जो शेयर्स इशू करे हैं, इक्विटी शेयर इशू करे हैं, और किसके एक्सचेंज में, जो उन्हें हमें कैश कंपेंसेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्टीज उन्होंने हमें दिया है, उसके बदले हमने उन्हें शेयर्स दे दिए हैं, तो वो स्वेट इक्विटी है। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस से आप समझ रहे हैं कि बोनस नहीं था देने को, तो चलो शेयर इशू कर दें। दीज आर द शेयर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज अ बोनस, बोनस के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स दे दिए, और उसके लिए उन्हें एडिशनल, विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और उनको कुछ देना भी नहीं था, ठीक है, शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे भी नहीं देने थे, तो ये आपके बोनस शेयर होते हैं। ESOP जो अभी आपने देखा, ये क्या है, इज अ राइट टू बाय शेयर्स, नॉट एक्चुअली अ शेयर देमसेल्फ, ये शेयर्स नहीं होते, ये एक राइट है शेयर्स को खरीदने का, मेकिंग इट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इक्विटी इशुएंस कंपेयर टू अदर ऑप्शन, जिसे इनडायरेक्ट करता है, डायरेक्ट नहीं है ये, मतलब इक्विटी शेयर के डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। According to Drucker's management philosophy, what is the primary objective of a business? Drucker क्या कहते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिजनेस का, तो इनका कहना है जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म, नहीं, टू सेटिस्फाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टू अचीव मैक्सिमम मार्केट शेयर, टू क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू। ये कहते हैं क्रिएट अ कस्टमर, आप कस्टमर क्रिएट करो अच्छी वैल्यू देकर, तो कस्टमर क्रिएट होंगे तो आपका प्रॉफिट, आपका शेयर सब बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a source of equity finance? Equity finance मतलब अपना पैसा, ओन मनी, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल एक तरीके से इक्विटी है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, जब हम कोई नया स्टार्टअप, हाँ स्टार्टअप वर्ड इसके लिए बहुत बढ़िया, स्टार्टअप खोलते हैं तो हमें फंड की जरूरत होती है, और हम कुछ लोगों से, किसी से जाके फंड मांगते हैं, और वो कहता है कि चल हाँ ठीक है देख लेते हैं, तेरा आइडिया सही तो लग रहा है, चल मैं तुझे 10 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम्हें जरूरत है तो चलो देखो, और तुम्हारा अगर बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा तो इन फ्यूचर मुझे 50% या 40% का इक्विटी दे देना,
ठीक है, सही रहेगा तो मैं 40% मुझे या 50% इक्विटी चाहिए 10 लाख के बदले। तो वो ये ऐसी इस तरीके की कैपिटल आपकी होती है वेंचर कैपिटल। रिटेन अर्निंग वो होती है जो आप लॉन्ग टर्म धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिजर्व या फंड्स के फॉर्म में सेव करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। और पब्लिक इशू ऑफ शेयर तो वही है जो आपने इशू शेयर करा है और पब्लिक से लिया है। तो ये तीनों आपके इक्विटी में आते हैं क्योंकि ये ओन मनी हो जाती है, इक्विटी शेयर की ओन मनी हो जाती है। लेकिन जो डिवेंचर है वो डेट है, बोरोइंग है ना, उधार लिया हुआ पैसा है बाहर से। तो ये फोर्थ इसमें इक्विटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following authorities regulates the acceptance of public deposit by financial institution? कौन सी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है उनको जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं? पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं बैंक, और बैंक को रेगुलेट करती है आरबीआई। ठीक है, इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ फर्म्स प्रॉफिट दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू stockholder as either cash payment or additional share to a stock is। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। पार्ट है फर्म के प्रॉफिट का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है किसको? स्टॉक होल्डर्स को। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इससे समझ आ रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टॉक होल्डर में, तो वो कौन है? हमारे शेयर होल्डर्स हैं। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें, कौन सा स्टेटमेंट आपका एक्यूरेट है एफडीआई से रिलेटेड कि लिबरलाइजेशन का, है ना, आपके जो लिबरलाइजेशन है उसका आपके एफडीआई पे क्या फर्क पड़ा था? लिबरलाइजेशन से क्या होता है? एफडीआई इंक्रीज हुई थी, एफडीआई हमारी कंट्री में आना इंक्रीज हुई थी। लेकिन अब इनको पढ़ देते हैं, क्या कहते हैं। लिबरलाइजेशन लीड टू फेज रिमूवल ऑफ सेक्टोरल एफडीआई कैप, मतलब एफडीआई की लिमिट को हटाया विद ऑटोमेटिक अप्रूवल इन सर्टेन सेक्टर। कुछ सेक्टर्स में ऑटोमेटिक अप्रूवल कर दिया। एफडीआई के दो तरीके के होते हैं, या तो ऑटोमेटिक होता है ना, या गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट या तो डायरेक्ट आ जाएगी या फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी रिमूवल कर दिया एफडीआई कैप्स का ऑटोमेटिक से ही। तो ऐसा नहीं था, एफडीआई लिमिट वर रिमूव बट ओनली इन पब्लिक सेक्टर। ऐसा भी नहीं था सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिमूव हुई। एफडीआई वाज रिस्ट्रिक्टेड फर्दर इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकम्युनिकेशन। एफडीआई को मतलब और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था? नहीं, ऐसा भी नहीं है, फ्री करा था। ऑल सेक्टर वर ओपन 100% फॉर ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूवल पोस्ट। ऐसा तो नहीं है, विद ऑटोमेटिक ये है। हाँ, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट दो तरीके से हो सकता है, तो इन्होंने बोला है यहाँ पर सर्टेन सेक्टर्स को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल गया था, तो यही आपका इसके लिए क्या है? करेक्ट आंसर है। दो तरीके के रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट होता है एफडीआई का, एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है। ऑटोमेटिक में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं होती। और एफडीआई क्या है? जब आप फॉरेन कंपनी में मोर देन 10% इन्वेस्ट करते हैं, फंड की किसी कंपनी की कैपिटल का जब मोर देन 10% के शेयर्स आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको इक्विटी ले रहे हैं, तो वो आपका होता है एफडीआई। और एफडीआई दो तरीके से हो सकता है, ऑटोमेटिक या फिर गवर्नमेंट के रूट से। तो ऑटोमेटिक में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं या बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीच में, हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बिजनेस एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, एक्सेप्ट मतलब जो ना हो, कैरेक्टरिस्टिक ना हो बिजनेस एनवायरमेंट की। डायनामिक है, हर लेवल पे अलग हो जाता है एनवायरमेंट, कुछ ना कुछ। फार रीचिंग इम्पैक्ट है, कुछ भी होगा तो इम्पैक्ट उसका दूर तक पड़ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी, अब इस कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, है ना। कॉम्प्लेक्स भी है, डायनामिक भी है, दोनों सेम वर्ड है, डायनामिक कॉम्प्लेक्स। फार रीचिंग है तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये इसके लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle of management emphasize the need for a clear chain of command within organization? clear chain of command की बात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? आपके दिए थे हेनरी फेयल्स साहब ने। और कितने थे? 14 प्रिंसिपल थे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स में से
क्लियर चेन ऑफ कमांड की बात जो करता है वो करता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है कि जो कंपनी में कम्युनिकेशन का ऑर्डर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जैसे इस तरीके से, जैसे सी को कोई बात करनी है बी से, बी बताएगा सी को और फिर सी आप डी लिख लेते हैं यहाँ पे। ओहो, थोड़ा सा बढ़िया नहीं होगा, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। मतलब हायरार्किकल लेवल है ना, जैसे कि ए बी सी और यहाँ डी ई एफ, जैसे दो डिपार्टमेंट में, मानो एक डिपार्टमेंट ये है एक डिपार्टमेंट ये है, तो इसको अगर ऊपर बात करनी है तो पहले बी को बोलेगा फिर सी को बोलेगा फिर डी से बात हो पाएंगी, है ना। फिर इधर सेक्टर में बात करनी है, लेकिन और इसमें एक वर्ड होता है, ये स्केलर चेन है ना। ऑर्डर ऑफ कमांड का भी और ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी, कमांड आएगा तो ऐसे आएगा, कम्युनिकेशन जाएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी। लेकिन इसमें क्या है ना कि अगर बी और एफ डायरेक्ट बात कर लेते हैं, है ना, ये अलग डिपार्टमेंट था ये अलग डिपार्टमेंट था, लेकिन इस लेवल पे ने कुछ बात करनी थी, कुछ था इंपॉर्टेंट, इन्होंने डायरेक्ट बात कर ली, तो इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक ऐसा वर्ड पीवाईक्यूज में बहुत पूछा जाता है। ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं पीवाईक्यू के, अभी बी के कर रहे हैं, पहले मैंने पीजीटी के भी कराए हैं, यूपी पीजीटी के, ये सभी क्वेश्चन आपको सब किसमें हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना। एक आध चैप्टर ऐसा होता है जो इसमें नहीं आ रहा उसमें नहीं आ रहा, इसमें आता है उसमें नहीं आता, लेकिन बाकी सब बेसिक सब वही है। कौन सा हो गया, और आपका हो गया ईएमआरएस हुआ था, ठीक है, 2023 में हुआ था। और आपका क्या है, केवीएस है, एनवीएस है, ये सब आपके इंटर रिलेटेड हैं एक तरीके से, सारे ही एग्जाम अगर टीचिंग की बात करें तो, इसलिए सबके पीवाईक्यूज आपको कर लें, अच्छा ही है, नॉलेज ही बढ़ेगी। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप ये सब पीवाईक्यू, मानिए आप यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने थ्योरी भी पढ़ ली, इसके पीवाईक्यू भी कर लिया, अभी भी आपके पास टाइम है तो डीटीपीएसबी के एग्जाम आ रहा है उसके क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्वेश्चंस भी उठा उठा के दे देते हैं एक दूसरे में, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा, पीवाईक्यू किसी के भी हो आप कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो वही है ना। और फिर जब आप पीजीटी दे सकते हैं, यूपी पीजीटी दे सकते हैं, तो आप डीटीपीएसबी का एग्जाम भी दे सकते हैं, तो साथ में ही तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ा इनका जो है वो है यूजीसी नेट। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यूजीसी नेट भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए पीजी जरूरी होता है, आपने पीजी किया है तो आप यूजीसी नेट की तैयारी जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, ये वैकेंसी कब आएंगी नहीं पता, लेकिन यूजीसी नेट हर 6 महीने में होता है, मतलब साल में 2 बार होता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करते रहेंगे, इसका एग्जाम देते रहेंगे, तो आप अपने सिलेबस के टच में रहेंगे, है ना। और ये अब बीच में अचानक से टपक जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि आपने, कुछ ही ऐसे चैप्टर होंगे जो कि यूजीसी नेट से अलग यूपी पीजीटी एंड डीटीपीएसबी में आते होंगे, उनको ही आपको प्रिपेयर करना है, बाकी आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रिवीजन से काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, इसको आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कुछ पूछना है, आप मुझे वहां डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं। थैंक यू।